put out an opinion poll. नमस्कार। अनदर इलेक्शन शो का कारवां गुजरात में है। अब से आप हमारी चुनावी कवरेज, तमाम रिपोर्ट्स, इंटरव्यूज़ गुजरात से देखेंगे। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो गुजरात की राजनीति की इंसाइक्लोपीडिया हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो गुजरात की राजनीति के पितामह हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका मानना है कि नहीं, अब समय बदल गया है, अब वो बात नहीं रह गई है। तो क्या बात है? हमारे साथ इस समय गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री शंकर सिंह वाघेला हैं। सर, आप ही बताइए कि आपको गुजरात की राजनीति में किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, तीन चीज़ पुरानी अच्छी। पुरानी शराब अच्छी है ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं पीता। पुराना अपना फिजिशियन डॉक्टर दोस्त वो अच्छा, और पुराना पॉलिटिशियन अच्छा। पार्लियामेंट में हम थे तो प्रणव बाबू खड़े होते तो कोई आवाज़ नहीं करता था, ऐसे ही वाजपेयी खड़े होते थे तो भी। इसलिए आज की जो राजनीति है नेचुरली उसमें जनरेशन गैप तो रहता है, लेकिन राजनीति के हिसाब से 47 आज़ादी और आज़ादी के बाद का जो माहौल है, पहले तो मिशन था देश को आज़ाद करने का, इसलिए पब्लिक लाइफ में गांधी जी के कहने से। अब तो मैं जो पब्लिक लाइफ ज्वाइन करते हो इनको पूछने का मन होता है कि आपने किसने इनवाइट किया कि आप राजनीति में आओ? वाई ज्वाइन, हु इनवाइटेड हिम? यही वो अपने लिए आता है या रियली पब्लिक के लिए पब्लिक लाइफ पसंद करता है? तो आज की जनरेशन है ना, अपने लिए राजनीति पसंद करती है। आइडियाज़, वैल्यूज़ उसके लिए कम लोग होते हैं, बहुत कम, सिलेक्टेड कम। इसलिए इस नज़र से प्रवाही परिस्थिति हम कह सकते हैं आज। और लेकिन वोटर जो होता है ना, वो तो वही होता है जो 52 में था, वो 57 में था, 62 में, सब जगह आज वही वोटर है। ठीक है, समय समय का काम करता रहता है, लेकिन थिंकिंग वही होता है अपने लिए। ठीक बात। मैं वाघेला साहब शुरू करना चाहूँगा 1995 से, उस जगह से जहाँ पर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का मतलब सिर्फ दो हुआ करता था, केशुभाई पटेल, शंकर सिंह वाघेला। तो ऐसा क्या हुआ कि आपकी केशुभाई से बनी नहीं? किस बात को लेकर मनमुटाव हुआ और फिर आपकी राह अलग हो गई? देखिए, हमारे कंधे पर ही पूरा जनसंघ उस समय या बाद में बीजेपी हमने खड़ी की। कार्यकर्ता प्रजा का सहयोग तो नेचुरली है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हमारे दोनों में एकदम अविश्वास शुरू हो गया जी। तो वो जो एंट्री हुई बाद में बीजेपी की राजनीति में स्टेट लेवल के ऊपर, वो एंट्री में कहीं न कहीं किसी के एम्बिशन को, अगर हम बीच में होते तो किसी की एम्बिशन आगे नहीं बढ़ती। इस हिसाब से कैसे इनको साइड में किया जाए, उसके लिए षड्यंत्र, उसके लिए कॉन्स्पिरेसी, उसके लिए जो भी करना पड़े अपने लिए, ये हुआ। इसलिए हमारे और केशुभाई के उसमें दरार पड़ी। बाकी तो जब तक हम थे हमने कहा केशुभाई गुजरात का भविष्य है, केशुभाई मुख्यमंत्री। हम कोई मुख्यमंत्री के बनने के लिए राजनीति में नहीं आए थे, क्योंकि हम तो जनसंघ से आए थे, वहाँ तो मुख्यमंत्री का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर आपने विद्रोह क्यों किया? देखिए, विद्रोह कब होता है? जब आपको ये जो महाभारत होता है, महाभारत, जी जी, महाभारत क्यों हुआ? संपदा के लिए, राज्य कौरव के लिए, को, पांडवों को तो कुछ लेना भी था, हमको तो लेना नहीं था। हमको पब्लिक के बीच में जाकर हमने जो भाषण किए कि हाँ आने दो हमारा नंबर, फिर आप देखिए आपकी सुखाकारी एक, आपकी सुखाकोरी है वो, और वो भी एमएलए के माध्यम से बहुमत होता है। तो एमएलए जो होते हैं वो पार्टी के प्रतिनिधि होते हैं और पब्लिक के भी प्रतिनिधि होते हैं। अगर रूलिंग पार्टी अपने एमएलए को साइड में करेगी, इनकी बात नहीं सुनेगी, इनकी बात को, प्रजा की जो बात होगी वो एमएलए हमको कहेगा हमको सॉल्व करना है, इसमें कमी आ गई। अगर मुख्यमंत्री महीनों तक
6 महीने तक सरकार बनने के बाद अगर कोई एमएलए को मिलना नहीं है तो सरकार किस लिए बनाई है, किसके लिए बनाई है? अच्छा, तो एक तरह से जो मुख्यमंत्री जी का उस समय का जो रवैया रहा वो इसकी वजह बना। अगर मुख्यमंत्री का निर्णय होता तो सही बात है। अच्छा, वो किसी और का निर्णय? एग्जैक्टली तो मतलब इनको कब्जे में, जिन्होंने कब्जे में कंट्रोल में लिया, किसी के नाम क्यों नहीं बताते? नाम, नाम नहीं अच्छा, बताते। कई चीजें कोई भ्रम में रहना अच्छा है। अब क्या, अब तो सर बहुत समय बीत नाम गया। अपने आप निकलता है, कोई इसमें कोई वो प्राइवेट बात तो नहीं होती है जी। और ये इसमें केशु भाई के दिमाग का जो और ऑफिस का कब्जा कर लिया गया और उसमें किसी को मतलब नो एमएलए, हम तो केशु भाई और हम तो हफ्ते में साथ में खाने बैठने वाले लोग, हम केशु भाई के यहाँ हमारी भाभी जी बहुत अच्छी दाल भी बना खाते पीते थे और उस समय अगर वो एक हफ्ता में 7 दिन में से 4 दिन साथ में रहने सोने घूमने वाले, अगर 7 महीने तक एक कप चाय की भी फरमाइश न हो, हाँ। और जो घर हमारा भी था ना, मुख्यमंत्री की कुर्सी एक होती है, कोई पागल को ये मालूम होगा कि 2 कुर्सियाँ होती है और राजनीति में है तो मालूम है कि केशु भाई है, तो केशु भाई पब्लिक के चीफ मिनिस्टर बने तो पब्लिक को मिलिए, सुनिए। पब्लिक ने आपको आपके लिए नहीं बैठा है, पब्लिक ने अपने लिए आपको बैठा है। पर उस समय की जो राजनीति है उसको समझने वाले एक उसका पहलू और इस तरह से लोग इंटरप्रेट करते हैं कि जो शंकर सिंह वाघेला की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, उसकी वजह से इस राज्य में और फिर बाद में पूरे देश में नरेंद्र मोदी के उदय का रास्ता तैयार हुआ। अगर शंकर सिंह वाघेला 1996 में अपनी उस महत्वाकांक्षा को थोड़ा सा दबा पाते तो फिर जो वो स्वाभाविक उत्तराधिकारी केशु भाई के बाद थे उनको ही मिलना था, लेकिन उस बगावत ने उनकी आपकी राजनीति को कमजोर किया और नरेंद्र भाई की राजनीति को मजबूत जो किया। है ना, वो कहने में भी हमको थोड़ा दुख होता है। जी। देखिए, सबसे पहले तो जनसंघ में कौन सी एम्बिशन लेकर कौन पागल आदमी आएगा जो उसको एम्बिशियस होगा? वो कांग्रेस का तो उस समय भी जमाना था। ये सबसे पहले तो ये बात मैं रूल आउट करेगा, कोई एम्बिशन थी हमारी। दूसरी, हम सेल्फ रिस्पेक्ट वाले हैं, राजनीति में अपना अपना सामान गिरवी रखकर राजनीति करने वाले हम नहीं, हमको कुछ चाहिए ही नहीं। हम हमारे लिए आए ही नहीं इसमें, हम रियली पब्लिक के लिए पब्लिक लाइफ में आए। और वो जो आए उसके बाद, अगर ये बात आपकी सही है कि अगर हम बीजेपी में होते तो शायद नरेंद्र भाई का रास्ता आगे नहीं बढ़ता जो आज बढ़ गया हो। लेकिन उस समय आपको राजनीति में रहना है तो क्यों रहना है? नीचे आपकी करोड़रज्जु तोड़कर या आपको साष्टांग दंडवत प्रमाण करते रहिए, आप नीची मुंडी से कुछ भी करिए, अपना नाक कटवा कर कुछ भी करिए, लेकिन हमारा डीएनए हमारा प्रॉब्लम है। बीइंग राजपूत, बीइंग क्षत्रिय, मैं कभी गलत कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करता, चाहे स्वर्ग भी मिले ना पृथ्वी का तो भी हमको नहीं चाहिए। तो ये तो छोटी चीज़ है, मुख्यमंत्री वाला क्या है। और कांग्रेस वाले अभी है, हम जब बीजेपी से अलग हुए सरकार बनाने के लिए नहीं हुए, कांग्रेस वाला तो अपने आप बाद में सपोर्ट किए। कोई सपोर्ट की बात या चलो सरकार बनेगी, नहीं, सरकार तो कंपलसरी बनानी पड़ी। कोई विधायक 5 साल पहले घर जाना पसंद नहीं करेगा, इसलिए विधायकों का दबाव था कि भाई कैसे भी सरकार बनाइए। बाद में सरकार बनी और सरकार बनी नहीं, सरकार हमने खुद ने बिगाड़ी। तो आप ये बात मानने को तैयार नहीं कि आपकी वजह से नरेंद्र भाई का रास्ता राजनीति में खुला? देखिए, ये जो है ना, बहुमत जो है ना, वो आइडियोलॉजिकल लोग जो संघ परिवार जिसको हम कहते हैं, इनका कंट्रोल जनसंघ बीजेपी पर होता है नेचुरली। अब लोगों के दिमाग में गलत बात डाली जाती है और हमारी बात सही भी है, लेकिन हम अकेले हैं। नेचुरली बहुमत जहाँ होता है वहाँ बात चलती है। और संघ के कई लोग कच्चे दिमाग के रहे जो गलत बात मानकर भी अपना उल्लू सीधा करने के लिए हम साइड में रहे, ऐसी कॉन्स्पिरेसी में शामिल हुए। हो सकते इनकी अपनी मर्यादा होगी, लेकिन ये हमारे ब्लड में नहीं है किसी में कॉन्स्पिरेसी करना। तो थोड़ा सा नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करें। आपका लंबा उनके साथ अनुभव रहा है, आप उनके पूरे जर्नी को कैसे देखते हैं? आपने वो दौर देखा जब वो सक्रिय राजनीति में भी नहीं थे, वो प्रचारक थे आरएसएस के, फिर आपने उनको राजनीति में आते हुए देखा, एक मुख्यमंत्री के तौर पर देखा, और फिर अब आप उन्हें एक प्रधानमंत्री के तौर। कोई ऐसी बात उस समय की अगर आप साझा करना चाहें उनके बारे में जो आपको अच्छी लगती थी या बुरी लगती थी उनके बारे में? देखिए, किसी के बारे में खराब बोलना, बुरा बोलना, वो हमको फिट नहीं होता है। कई बातें ऐसी होती है जो हम कहते नहीं, कुछ भी होगा नहीं कहेंगे। जैसे चुनाव में कांग्रेस में मैं था तब हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग, वो शादीशुदा है,
अपनी बीबी को अन्याय करते हैं, ऐसी बात करके वो दिखाव करने वाले थे। इलेक्शन के दिन थे जी। मैं साबरकाठा में कहीं था, वही बात सुनी कि भी ये होने वाला है। तो पत्रकारों ने पूछा कि, तो मैंने जवाब दिया कि भाई नरेंद्र मोदी डिडंट एंजॉय हिज मैरिड लाइफ, मैं साक्षी हूँ इसका। तो सही बात होती है, इसके ये वोट ऐसे नहीं मिलते हैं। नरेंद्र मोदी का कैरेक्टर एसेसिनेशन करना ये ठीक नहीं होता है, कोई भी है। तो मैं साक्षी था कि भाई ही डिडंट एंजॉय हिज मैरिड लाइफ, ये मैंने पब्लिकली कहा। तो कांग्रेस वाले नहीं किया ऐसा। हाँ, तो कांग्रेस वालों ने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? जो बात सही है वो सही कहनी चाहिए। इसके हिसाब से अगर वोट भी मिलते हैं तो इस तरीके से वोट लेना भी अच्छी बात नहीं है, किसी का चारित्र हनन करके। इसलिए कई बातें होती हैं और हर एक की अपनी क्वालिटी होती है। देखिए, एम्बिशन जो होती है वो पूरी करने के लिए लाइक बिलियर जो होती है ना, आप बॉल इसको मारेंगे दूसरा जाएगा। तो ये जो इनका सिस्टम रहा कि बॉल इधर मारो और ये जाएगा, इस हिसाब से ये इनकी एम्बिशन पूरी रही। और राजनीति में एम्बिशन गलत बात नहीं है। एम्बिशन नहीं होगी तो आप काम ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन एम्बिशन पूरी करने के लिए साथियों का खून करना, मर्डर करना, साथियों के साथ विश्वासघात करना, साथियों की कॉन्स्पिरेसी करना, साथियों के साथ षड्यंत्र करना, परिवार में ही आपस के एक दूसरे को लड़ाना करना, ये चीज़ ठीक नहीं होती है। इसलिए हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए और हमने अपने आप को अलग कर लिया। ये हमारा काम नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजें वो कर रहे थे? वो मैं नहीं कह सकता, वो प्रूव्ड है। आई कांट से इट्स ऑन रिकॉर्ड। फिर भी कुछ फिर देखिए, केशु भाई को निकाले पहले तो मैंने निकाले, ठीक है जी। बाद में किसने निकाले? वही केशु भाई, वही बीजेपी, वही आरएसएस। तो धरतीकंप को केशु भाई पटेल ने करवाया था क्या? अर्थ के कच्छ में हुआ हो जी। जब फेलर होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन फेलर होता है, केशु भाई थोड़े फेलर होते हैं। तो केशु भाई के समय अर्थक्वेक हुआ, केशु भाई ने अर्थक्वेक को कंट्रोल नहीं किया, हटाओ केशु भाई को। तो ये जो कच्चे दिमाग के लोग जिन्होंने बात मानी, आरएसएस के लोगों का जो कच्चा दिमाग होता है, ये मैं कहता हूँ, ये क्यों मानी आपने बात? केशु भाई तो आपके स्वयंसेवक केशु भाई नहीं रहे, पूरी जिंदगी आरएसएस में निकाली केशु भाई ने, आखिर तक जिंदा रहे तब तक। तो केशु भाई को क्यों निकाला? किसकी एम्बिशन थी केशु भाई को हटाकर बैठने के लिए? प्रूव्ड नाउ कि केशु भाई को षड्यंत्र से हटाया गया। 1995 से बहुत लंबा अरसा बीत गया, बीजेपी 27 साल से सत्ता में है और आपने उस पार्टी को बहुत अंदर से देखा है और बाहर से भी देखा है। ऐसी कौन सी चीज़ है भारतीय जनता पार्टी में जो उसे गुजरात की राजनीति में अभेद्य बनाती है? उसको मतलब ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ से ऐसा लगता है नहीं कि अब बीजेपी को हराया भी जा सकता है गुजरात में, ऐसी स्थिति क्या है, खासियत क्या है? ये जो है ना, एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है जी। हर एक समाज के अपने गुण दोष होते हैं। गुजरात बेसिकली राइट आइडियोलॉजी वाला स्टेट रहा। रिलीजियस जितने भी लोग रहे दुनिया भर के यहाँ आए, यहाँ रोटी खाई, घर में रहे, लोगों को कन्या उठा कर ले गए, ऐसे बहुत लोग, कोई भी बचा नहीं इसमें। एक गुजरात में अगर गोधरा में डब्बा जलाया नहीं गया होता और गुजरात में रायट्स नहीं होते, राज धर्म उस समय निभाया होता, तो बीजेपी को आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। 2002 में ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ, सिवा हिंदू मुसलमान लोगों ने वोट दिए? अगेन ना ऐसे कि राइट आइडियोलॉजिकल स्टेट है और भाषण ऐसा होता था, हम है तो आपकी बच्ची है, घर अपने लड़के घर वापस आते हैं, अगर हम नहीं होंगे तो मुसलमान लोग आपके बच्चों को उठा ले जाएंगे लड़के। ये भाषण होता है क्या? डायरेक्ट एक्शन का रिएक्शन होता है। मतलब कि जब गोधरा का डब्बा जलाया गया तो फिर हिंदू लोग मियाँओं को मारेंगे, ये कोई रीत होती है भाषण नेताओं की? रक्षक भक्षक बनेंगे क्या? गुजरात में रक्षक भक्षक बने। तो आप कह रहे हैं कि 2002 के दंगे की वजह से बीजेपी यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता। इट इज ऑन रिकॉर्ड। और डंके की चोट पर मैं कहता हूँ कि गोधरा का डब्बा जलवाया नहीं गया होता और मुसलमानों को मारे नहीं, काटे गए बच्चियों को, प्रेग्नेंट बहनों को, बूढ़ों को, बिल्कुल राक्षस लोग बनाए गए। यही लोग थे, कल पड़ोसी थे। सर एक चीज़ आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, अब यहाँ पे मैं आप इसलिए आपने कहा कि जलवाया नहीं गया होता डब्बा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका डब्बा कि भाई आप यहाँ आने वाले थे, किसको मालूम था? पार्थेश को, मेरे को और आपको जी। हाँ। वो कार सेवकों का जाने का समय था, आने का समय नहीं था। अच्छा, कौन थे कार सेवक, कहाँ से आए, किसने बुलाए? एक ही डब्बे में बैठे, रिजर्वेशन था नहीं था, क्या था? एक कार सेवकों को आने का जो समय था वो कार सेवकों को ही मालूम होता है, या आरएसएस के लोग जो अंदरूनी बात जानते हैं इसको ही मालूम होता है कि भाई आने वाले हैं वो है।
तो मुसलमानों को कैसे मालूम पड़ा कि डब्बे में लोग बैठे हैं? और ये डब्बा बाहर से नहीं जलाया गया, अंदर से जलाया गया है विथ कॉन्स्पिरेसी, पूरी जानबूझकर कि ये हिंदुओं को जलाओ, हिंदुओं को जलाने के बाद फिर गुजरात में हिंदू मुसलमानों को जलाएंगे। तो आप क्या कहना कि ये पूरा का पूरा षड्यंत्र के तहत जला गया? और रिकॉर्ड आई से कि मैं एक उंगली करता हूँ पर इस मामले में अब तो सुप्रीम कोर्ट का चूंकि फैसला आ चुका है, तो मैं नहीं मानता, ये चक्कर गलत होता है। इनको कोर्ट की कुछ तो मर्यादा रहेगी कि भाई उसने कोर्ट और इंक्वायरी कमीशन को बिटवीन द लाइंस पढ़ना है। और ये बिटवीन द लाइंस मैं जो कहता हूँ और मैं जो जानता हूँ इन सबको, ये पूरा षड्यंत्र था गुजरात में बीजेपी को बहुमत लाने का, और उसमें कुछ नहीं निकलता, आज भी नहीं निकलेगा। क्योंकि आपने मोदी जी का जिक्र किया, दंगों का जिक्र किया, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में उदय हुआ, तो मैं एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जब नरेंद्र मोदी की एंट्री हो रही थी गुजरात की पॉलिटिक्स में, तब आप लोगों ने उनको किस तरह से वेलकम किया या उनका विरोध किया? आप लोगों ने बुलाया या उनको वापस किया था? देखिए, एक सिस्टम है आरएसएस की, स्टेट ऑर्गेनाइजिंग पार्टी जो होगी उसमें जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजिंग ये आरएसएस का प्रचारक होगा जी। मैं था पहले, मैं अध्यक्ष बना तो नेचुरली वो जगह खाली थी जी। उसमें से आरएसएस का कोई एक प्रचारक को जनरल सेक्रेटरी इसमें बनाना था। तो आरएसएस के प्रचारक जो होते हैं इनकी हाजिरी में सब तय होता है कि भाई अब ये प्रचारक आप ले जाओ। तो हमने उस समय हमारे एक लालजी भाई पटेल थे, गुजरात बेसिकली पटेल क्षत्रिय, तो अच्छा रहेगा पॉलिटिकली। हमने कहा कि इनको दीजिए, तो इन्होंने फिर कहा कि नहीं नरेंद्र भाई को अभी रखिए, और फिर 2-3 महीने के बाद हमको रिपोर्ट करिए कि क्या हो रहा है। 2-3 महीने के बाद जो लोग हम गए थे वो सब गए कि भाई हमको ये सूट नहीं होते हैं, हमको सूट नहीं होते हैं, सब ऑल टू वन। अभी जिंदे है, सुरेश मेहता जिंदा है, कई लोग जिंदे हैं, लेकिन ये तो आप लोगों ने विरोध किया था? आप पूरी टीम ने, पूरी बीजेपी ने, इसके बावजूद आप लोग रोक नहीं पूरे बीजेपी ने कहा कि ये हमको सूट नहीं होता है मामला, हमको लालजी भी दीजिए और कोई दीजिए, इनको रहने दीजिए। अच्छा, लेकिन जो लॉजिक था कि क्या आरएसएस का कंट्रोल बीजेपी पर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो नेचुरली आरएसएस वाले चाहेंगे कि हाँ बीजेपी पर तो कंट्रोल होना चाहिए हमारा, तो हम कंट्रोल करते इसलिए पसंद नहीं है इनको। तो बोलते हाँ ये सही है और वो लोग गलत है, तो हम लोग गलत थे सब। बेसिकली ये है कि संघ के आगे आप लोगों को झुकना पड़ा। कहे थे कि आप संभाल लीजिए, अब संभाल लीजिए मतलब कि ऑर्डर टू यू, प्लीज कंट्रोल रियलिटी जो है वो। थोड़ा सा हम कांग्रेस की बात भी करते हैं, क्योंकि आपका कांग्रेस से भी जुड़ाव रहा। जब आपने अपनी पार्टी बनाई फिर कांग्रेस में मर्ज कर दिया। कांग्रेस से आपका जुड़ाव वाला जो रिश्ता है बड़ा खट्टा मीठा सा रहता है रहा। कभी आपने सपोर्ट किया, फिर पिछले इलेक्शन से पहले आपने उनको छोड़ दिया, अभी फिर आप कांग्रेस के साथ अपना आपका रिश्ता अभी क्या है? देखिए, मैं हमारी लाइफ भी कॉन्ट्राडिक्शन में है। मेरी पहली पब्लिक लाइफ में मैं सेवा दल में गया था, 9 में स्टैंडर्ड 9 गुजराती 9 कांग्रेस सेवा दल में, मैं सेवा दल में गया था। वो मेरा एक साहब थे, वो सेवा दल का कांग्रेसी चूस था। उसके बाद मैं नौकरी करता था तो आरएसएस के परिचय में आया, फिर जनसंघ में आया। तो जो सिस्टम थी ना बीजेपी की, संघ की जी, वो अलग किस्म की सिस्टम, और कांग्रेस की सिस्टम अलग किस्म की है। जैसे मैं माधवराव सिंधिया थे, हम इसलिए हमारी पार्टी मर्ज किया कि कांग्रेस और हमारा वोट बैंक एक ही बन गया। अगर एक ही बन अलग अलग होगा तो बीजेपी को फ़ायदा होगा, तो बीजेपी को फ़ायदा ना हो इसलिए हमने मर्ज किया। ये लार्जर इंटरेस्ट, हम पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं आए, इसका एग्जाम्पल है। मर्ज करने के बाद माधवराव सिंधिया यहाँ इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी थे। इन्होंने कहा कि भाई इतने एमएलए को टिकट देंगे, पर ठीक है कोई बात नहीं। मैडम सोनिया जी अध्यक्षा थी, इनकी हाजिरी में सब प्रूव में नहीं, हमको भरोसा है कि नहीं मैं कल नहीं भी रहूँगा, और तो आपको 1, 2, 3 चेयर के सामने होना चाहिए। तो मैडम के सामने ये हुआ। मैं पार्लियामेंट में जीता तो मैडम का भाषण था सोनिया जी का सेंट्रल हॉल में। तो मैडम जैसे भाषण करने खड़ी हुई तो मैंने हाथ खड़ा किया कि आई वुड लाइक टू से, क्योंकि मैं तो जनसंघ का एमपी था बीजेपी में। उसमें जो हमने सिस्टम देखी थी कि भाई कोई एमपी को कहना है, बाद में चेयर एड्रेस होगा, चेयर का एड्रेस बाद में होगा सबको सुनने के बाद। ये तो सीधा मैडम का एड्रेस शुरू हुआ, तो मैंने कहा आई वुड लाइक टू से समथिंग। तो माधवराव जी आए, बोला यार सिस्टम नहीं है, बाद में जो कहना है वो कहिएगा, अभी तो सुनना है बैठना है, ये फ़र्क है। फिर वहाँ ह्यूमन टच की कमी है, होमवर्क की कमी है। गवर्नमेंट के हिसाब से कांग्रेस चलती है। आज़ादी पहले, आज़ादी के बाद तो नेहरू जी प्रधानमंत्री वही पार्टी के मालिक, इंदिरा जी प्रधानमंत्री वही पार्टी के मालिक।
मतलब पार्टी के मालिक गवर्नमेंट रही, और गवर्नमेंट पार्टी के तो गवर्नमेंट के हिसाब से पार्टी चली, और उसमें ह्यूमन टच नहीं होता है, विदाउट एनेस्थेसिया ऑपरेशन होता है। और मैं ह्यूमन टच का आग्रही होता हूँ कि 10 लोगों ने टिकट मांगी, 9 को बोलिए कि आपको टिकट नहीं मिलेगा, प्लीज जरा समझें। और जिसको देना है वो पेपर में नहीं पढ़ेगा, हम कहते हैं इसको टिकट मिलेगा, 9 आप आराम, वो पेपर में पढ़ेगा, अगर अपनी वाइफ पूछेगी कट गए ना तो। कांग्रेस पार्टी का सिस्टम तो आपने बड़े अच्छे से बता दिया कि विदाउट एनेस्थेसिया ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन अभी आपके जुड़ाव कैसा, क्योंकि आपके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। ये जो है ना, एक देश की राजनीति का जो वैक्यूम मैं देखता हूँ, वैक्यूम 24 लोकसभा आ रही है जी, उस दिल्ली का रास्ता गुजरात के 22 के असेंबली इलेक्शन से जाता है। कोई भी पॉलिटिकल स्टूडेंट होगा, पढ़ने वाला, राजनीति लीडर भी होगा, इसको ये रास्ता मालूम होगा कि गुजरात के 22 के इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, कहीं सीरियसनेस किसी पर भी, कोई भी पार्टी, हिंदुस्तान की कोई पार्टी सिवाय बीजेपी, गुजरात के 22 के इलेक्शन को सिंसियरली नहीं लिया है। ओनली बीजेपी ने गंभीरता से लिए कि हम मरे जा रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी भयंकर है, लोग अभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारकर भगाते हैं। ऐसी एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी को मालूम पड़ा, दूसरी पार्टियों को इंक्लूडिंग कांग्रेस क्यों मालूम नहीं पड़ा? और मालूम पड़ा तो आपको इलेक्शन आने वाला तय थी दिसंबर, 6 महीने पहले तो कुछ करिए ना। तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सीरियस नहीं रही, अभी भी नहीं है, उस समय भी नहीं थी। अच्छा, अभी भी सीरियस नहीं है? अभी भी सीरियस नहीं है। अब ऐसा क्या हुआ, अगर मैं थोड़ा सा, आप कांग्रेस के आपके बेटे सीधे चुनाव ही लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, आप भी एक तरह से सिंपैथाइजर ही माने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, बिल्कुल। और आपका कहना है कि ये लोग कभी सीरियस हुए नहीं। ऐसा क्या हुआ जो पिछला चुनाव अगर देखें हम, तो कांग्रेस पार्टी ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया था, बड़े दिनों बाद उनका 2.5% वोट परसेंट उछला था, सीटें अच्छी आई थी, 20 सीटों का अंतर भाजपा और इनके कांग्रेस में रह गया था। फिर भी क्यों इस बार आपकी अपनी क्या रीडिंग क्या है, क्यों इन्होंने सरेंडर क्यों किया? 17 की बात करते हैं। नहीं, मैं अभी इस बार कोई लीडर नहीं आया सेंट्रल से यहाँ प्रचार करने के लिए, एक राहुल गांधी की अब तक सभा हुई है, सारे कांग्रेस ने बिना लड़े सरेंडर क्यों किया, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, वो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि सोनिया जी ने कुछ तो बात हुई होगी आपकी भी लोगों से। होती है मेरी बात, लेकिन कांग्रेस में मैंने सोनिया जी को मैंने एक दिन कहा, मैं कांग्रेस में नया गया तो मैंने पूछा कांग्रेस का मालिक कौन है, ऐसे मैंने सबको पूछा। आपने ऐसा सवाल पूछ दिया जिसका जवाब नहीं मिला। रियली सोनिया गांधी, लोगों ने बताया सोनिया जी मालिक है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैंने मैडम को पूछा कि मैडम आप कांग्रेस की मालिक है? नहीं, मैं मालिक नहीं हूँ। कौन है? आप लोग मालिक है। अगर हम लोग मालिक है तो हम क्यों पूछते कि मालिक कौन है? मतलब ये जो है ना, पार्टी की रियल डेमोक्रेसी है कांग्रेस में। एक बात मैं अप्रिशिएट करूँ, कांग्रेस जैसी डेमोक्रेटिक पार्टी हिंदुस्तान में नहीं है। फुल डेमोक्रेसी, आप जो भी करना चाहे कर सकते हैं। अलग आइडियोलॉजी लाइक स्वतंत्र पार्टी, आप ब्रांडेड लाइक मी, इनको भी जिम्मेदारी देना, भरोसा कर रहा है। इसे अप्रिशिएट फॉर सोनिया गांधी, जिन्होंने ये भरोसा किया, हमने भरोसा भंग नहीं होने दिया। 17 में जो हुआ हो तो अलग एक मामला था, जो मैं कहना नहीं चाहता ज़्यादा, लेकिन उसमें सरकार क्यों अचानक से क्यों सरकार बनती तो हम कोई सीएम के कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन पब्लिक पोस्टर के लिए हो सकता है कि हमको सीएम बनाना पड़े। अगर हम कांग्रेस के सीएम बने तो तकलीफ कांग्रेस को होती या बीजेपी को होती? हाँ, बीजेपी को होती जी। तो बीजेपी को होती तो ये सरकार नहीं बननी चाहिए। इसलिए कांग्रेस सरकार न बने, ऐसा ये जो मैच फिक्सिंग वाला होता है राजनीति में, एक दूसरी पार्टी को चीट करके दूसरी पार्टी के साथ में अपनी बात करके, तुम ये लो, इतना लो, इनको इतना हमको दो, ये जो मामला न होता तो 17 में 100% सरकार होती। अच्छा, राहुल गांधी जब गुजरात के और हिमाचल के चुनाव में, तब वो भारत जोड़ो यात्रा पर, आपने कहा कि पार्टी सीरियस नहीं है। राहुल गांधी के बारे में आपकी क्या राय है? क्यों, अगर जैसे ये भारत जोड़ो यात्रा, ऐसा बहुत कम पॉलिटिशियन मैंने ऐसे देखा, ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, इज अ स्टेट्समैन। उसके ब्लड में राजनीति नहीं है। हो सकता है सन ऑफ मैडम गांधी या राजीव गांधी, वो राजीव जी नहीं रहे और ऐसा हुआ, इसलिए राजनीति में कंपलसरी आना पड़ा हो। आने के बाद आदमी इतना ऑनेस्ट है, कभी खुद के साथ और किसी के साथ चीटिंग नहीं करता है, और पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, वो उसके ब्लड में नहीं है। और इतना सीधा सिंपल आदमी, और उसमें जो मैं ह्यूमन टच की कमी पूरी पार्टी में विदाउट एनेस्थेसिया की बात करता हूँ ना, ये भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की छवि में ह्यूमन टच वाली देखता हूँ। फर्स्ट टाइम जिंदगी में कोई सीधा गले लगा हो विदाउट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी होती है तो मैडम के साथ या
किसी के साथ इवन अभी पीएम के साथ भी मिलना वेरी डिफिकल्ट, लेकिन वो कोई बूढ़े को गले लगाना, बच्चे को गले, कोई महिला को गले लगना, कोई आए किसी सबके बीच, ये जो ह्यूमन टच है ना, राहुल गांधी की नई छवि देश के सामने प्रस्तुत होगी यात्रा के बाद। अच्छा, हाँ बिल्कुल, वो अपना लुक भी नहीं लेकिन देखता, ये मैं जो कैसा- समय है जब गुजरात, मेरा सवाल ये था कि गुजरात का चुनाव छोड़ के यात्रा निकालने से छवि तो अच्छी हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली ये तो जो है लोकतंत्र ना, में ये- चुनाव जीत के आपकी हैसियत कहते बनती है। चुनाव जीते जीते न जीते कोई बात नहीं, जीतने के बाद अगर एमएलए बीजेपी में चला जाएगा तो क्या करना है एमएलए को यहाँ। राहुल गांधी की जो फिलोसॉफी है ना, अगर जीतने के बाद चले जाएंगे, पर ये तो सब 25 बड़ी हारी हुई मानसिकता है। 25 चले गए, या चले गए तो इसमें मतलब अगर चला जाएगा ये सोच के मैं आज नहीं, लड़ूंगा नहीं, ये तो नहीं हो सकता देखिए, राजनीति में। बच्चा आखिरी कुछ करता है इसके पहले रोता है, खेल करता है छोटा बच्चा, तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि समझे कि वो क्या खेल कर रहा है, क्यों, क्या तकलीफ है उसको, बिस्किट दो, चॉकलेट दो, 2 पैसे क्या चाहिए दो उनको। ये कमी है कांग्रेस में। एमएलए जाने से पहले पब्लिकली कहते थे कि हम कांग्रेस में नहीं रहेंगे। उस समय हमने अहमद भाई साहब को कहा कि प्लीज़ एमएलए जा रहे हैं, रोको कि नहीं जाने दीजिए बीजेपी में इनको। अगर पार्टी हाईकमान कांग्रेस के एमएलए को बीजेपी में जाने के लिए पुशअप करेंगे तो कहाँ जाएंगे। इनको क्यों रोका नहीं गया, क्यों किसी ने पूछा नहीं कि क्यों जा रहे हो भाई, आइए बताइए क्या तकलीफ है, ये नहीं हुआ। अब मैं थोड़ा सा बहुत स्पेसिफिक सवाल आपकी राजनीति से जुड़ा पूछना चाह रहा हूँ। समय बदल गया है राजनीति का, सोशल मीडिया का दौर है, इसने राजनीति का चरित्र और चेहरा एकदम बदल दिया है। ऐसे राजनीति में शंकर सिंह वाघेला अपने को कहाँ पर देखते हैं गुजरात की राजनीति में, वो आज कहाँ खड़े हैं, या कितनी बड़ी ताकत है, या कितना इन्फ्लुएंस रखते हैं गुजरात की राजनीति में? देखिए, मैं जो अभी लगा हो कि गुजरात में बीजेपी डाउन है, ऑफ कोर्स कांग्रेस इतनी अप नहीं है, फिर भी इंडियन वोटर नेगेटिव है। 77 का एग्जाम्पल जिसमें मैं एमपी बना, ये इसका एग्जाम्पल, और 80 में जिसमें हम हारे, वो 2 एग्जाम्पल ऐसे है कि इंडियन वोटर नेगेटिव करता है। एक दफ़े उसके दिल में बैठ गया कि निकम्मा है मामला, यूजलेस। ये बीजेपी 27 साल वाली बीजेपी, अगर 27 साल तक आपने लोगों का काम किया होगा तो क्यों घर घर भीख मांगने निकले? पूरी बीजेपी हिंदुस्तान की क्यों आ गई है भीख मांगने के लिए? क्यों वोटर के घर में लोगों को सोने नहीं देते? इसका मतलब कि आपने कुछ किया ही नहीं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। और भरोसा जो है, भरोसा तो है ही नहीं लोगों को। और गुजराती में एक कहावत है कि भरोसा की भैंस ने पाड़ा जड़ा, मतलब भैंस जो होती है ना जी, वो उसकी बछड़ा बछड़ी जो होती है ना, उसमें उस भैंस को जो पाड़ा है, तो बीजेपी की भरोसा की भैंस ने पाड़ा जड़ा है, पाड़ा का अवतार दिया है, जो यूजलेस है, लोगों के काम में नहीं है। इसलिए आपको क्यों आना है यहाँ? इसलिए मैं समझता हूँ कि बीजेपी का बहुत नेगेटिव है, और गुजरात का वोटर गिनती वाला है। नहीं, वो तो मैं समझ गया, मैंने पूछा कि आप अपने को इसलिए मैं एंटी बीजेपी स्टैंड लेकर लोगों को बाय लॉजिक कहता हूँ, आपके लिए, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए बीजेपी हो कांग्रेस क्या फ़र्क पड़ता है? आई एंजॉय द लाइफ बोथ पार्टी का, मैं वर्करों का आभार भी मानता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपके भविष्य के लिए महंगाई दूर करना, बेकारी दूर करना, करप्शन दूर करना, जो भी है, और ये कोई विकास है नहीं, हम्बक बातें हैं सब, तो मेहरबानी करके आप इस बार बीजेपी को आराम करने दीजिए और कांग्रेस को चेंज करके, परिवर्तन करके पार्टी को लाइए। मैं दोनों पार्टी को जानता हूँ, तो मेहरबानी करके मैं आपके भले के लिए गुजरात का वोटर को कहता हूँ कि बीजेपी को वोट मत दीजिए। तो जी सर, कई बार ये भी होता है, जैसे ये जो स्थिति है कि आप दोनों पार्टी को जानते हैं, इसकी वजह से दोनों पार्टियों के अंदर ये भी डर लगा रहता होगा कि आप दोनों साइड के हैं, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा ये दोनों लोग नहीं करते होंगे। जैसे कांग्रेस को डर लगा रहता होगा कि ये तो आरएसएस को भी जानते हैं, बीजेपी में भी इनके अच्छे रिश्ते हैं, इन पर कितना भरोसा। ये आपकी अच्छी भी ताकत भी है और आपके खिलाफ भी जाती है। अभी ये जो चीज़ है ना, इसमें रीडिंग करने का सवाल है। हम एंटी बीजेपी है या नहीं है, वो तो दूसरों को तय करना है। अगर हम एंटी बीजेपी नहीं होते तो एक एग्जाम्पल हमको दे कि बीजेपी की दोस्ती, या इतने साल से नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री रहे या प्रधानमंत्री बने, कभी हमने टेलीफोन किया, कोई काम के लिए कुछ पूछा, कभी घर गए, कभी चाय के लिए, कभी बातचीत, कभी नहीं। प्रधानमंत्री बनने के बाद कभी नहीं 4-5 बार बात हुई होगी, तो तबीयत स्वास्थ्य के लिए, या परिवार में किसी का स्वर्गवास हो गया हो तो इसके लिए। पर कभी इच्छा हुई कि भाई हमारे बीच के हमारे साथी प्रधानमंत्री हमारा बन गए? डिस्टेंस हो गया है। अच्छा, इसमें ही इज ऑनेस्ट इनफ एंड आई एम ऑनेस्ट टू। इनकी अपनी दुनिया है, अपनी, हमने कभी वहीं नज़दीक जाने का, मिलकर बात का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब शंकर सिंह बघेला 80 साल की उम्र होने को आई और बहुत सक्रिय राजनीति में नहीं है, तो पीछे मुड़ के कभी ऐसा देखते हैं तो क्या लगता है उनको? कभी ये महसूस होता है कि
एक सबसे बड़ी भूल मेरे से ये हुई, ऐसी कोई चीज़ आपको लगती है ये मेरे से एक भूल हुई? कोई इंसान से भूल नहीं होती है जी, नियति भूल करवाती है। अगर भूल वही सही। जैसे नियति अगर हम बीजेपी न छोड़ते तो, अच्छा हम बीजेपी में क्यों जाते, राजनीति में न जाते तो मैं तो मिलिट्री में जाने वाला था। देखिए ये जो चीज़ें होती है ना, उसका फिर जो चीज़ चली गई जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसका पछतावे का मतलब नहीं है, फिर से रिपीट ना हो उसका देखना चाहिए। वो तो होता रहता है। देखिए कई मैं उसको डेस्टिनी के साथ मिलाता हूँ, नियति। जी जी। और नियति में हमारे लाइफ में राजनीति लिखी होगी तो नियति कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए तो जन्मे नहीं थे। और राजनीति में जनसंघ में आए तो कोई सीएम का तो सवाल पैदा नहीं होता। ये चीज़ नियति होती है। ये जो हुआ फिर से ध्यान रखना। तो आपको लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ी भूल चूक हुई है? ठीक ठाक होती रहा करियर रहती है, उसका हम राजनीति ठीक ठाक रही, उसका हम विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने के बाद फिर मनोमन पछतावा भी होता है, आनंद भी होता है। इट डिपेंड्स कि आपको जो किया होगा अच्छा लगता होगा तो आप खुश रहते होंगे, बुरा किया होगा, ठीक नहीं किया होगा तो आपको दुखी भी होता होगा। आपने मुख्यमंत्री की बात की, अब पिछले 30 सालों में पहली बार गुजरात में कोई ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री है, भूपेंद्र पटेल की मैं बात कर रहा हूँ, जिनके बारे में शायद इस राज्य के बाहर बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। ये जो क्षण है आप इसको कैसे देखते हैं कि एक जो मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री की एक वक्त होती थी, एक हैसियत होती थी, लोग देश भर में उनको जानना पहचाना जाता था, एक सीरीज है बड़े लीडरशिप की। आज वहाँ पे जब आप भूपेंद्र पटेल की वो स्थिति देखते हैं तब कैसे इवैल्यूएट करते हैं, कैसे ये जो है ना, इंदिरा जी के बारे में भी यहाँ कहा जाता था कि वही मालिक है, मुख्यमंत्री भी वही, और मुख्यमंत्री को डॉर्मेट्री के हिसाब से वो यूज़ करती है, लाइक दैट। और राजीव गांधी को मतलब जो आंध्र में हुआ एयरपोर्ट से सैक कर दिया, जो रामाराव जी ने पार्टी तेलुगु देशम किया वो, ये आज वही बीजेपी की हालत है। बीजेपी के लोग इतने भ्रष्ट लोग हैं, पूरी कैबिनेट इतनी करप्शन में आ गई, पूरी की पूरी करप्शन निकाल दी, कोई बोलता है नहीं। आपके अंदर कुछ है या नहीं है? अगर थोड़ा भी आप होंगे आरएसएस के, आप होंगे बीजेपी के, आप एमएलए होंगे, एमपी होंगे, लीडर होंगे, कुछ भी होंगे, लेकिन अंदर कुछ है नहीं करंट आप में कि सही बात है तो बोले। तो ये जो है ना, आज दिल्ली से पूरी दुनिया दिल्ली से चलती है, और दिल्ली की दुनिया नागपुर से चलती है। आरएसएस का 100% कंट्रोल पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और आरएसएस आज तक रहा नहीं, अभी तो वो भी लग्जरी में आ गया, 5 स्टार कल्चर में, एयर कंडीशन में, विमान में आ रहा है। मतलब प्रचारक लोग भी एयरपोर्ट हवाई जहाज सवाल पैदा नहीं होता। मतलब ये जो पावर करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट, ये पूरा हो गया। अब पावर करप्ट पूरा हो जाएगा तो अब ये मामला पूरा होगा तो फिर वेरी डिफिकल्ट टू खड़ा होना। भारतीय जनता पार्टी को 27 साल हो गए, अगर फिर से जीतती है तो वो अगले 5 साल के लिए फिर से सत्ता में होगी, और वो रिकॉर्ड होगा जो अब तक सिर्फ एक पार्टी को, सीपीआई सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी को बंगाल में 32 साल राज करने का रिकॉर्ड रहा है, उस रिकॉर्ड तक पहुंच जाएगी भारतीय। आपके पास कोई ऐसा फार्मूला, कोई ऐसा वो है, कोई ऐसी रेमेडी है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के इस 27-28 साल के शासन को खत्म किया जा सकता है, यहाँ से उखाड़ा जा सकता है? पूरी कोशिश करूँगा पूरे गुजरात में घूमकर। अभी तक मैंने नॉर्थ गुजरात कवर कर दिया है, 2 दिन के बाद मैं साउथ गुजरात में जाने वाला हूँ, सौराष्ट्र में मैं हुआ था। और लोगों के दिमाग में मैं डालने वाला हूँ कि आपको लगे आपके लिए कि ये पार्टी नकीमयी है। मोरवी में जो हुआ पुल वाला, ऐसे बहुत है, तो ऐसा लगता है तो फिर मेहरबानी करके बीजेपी को निकाले, क्योंकि मैं बीजेपी को जानता हूँ। जहर पीने की जरूरत नहीं है, शंकर ने जहर पिया है तो यहाँ रखा है इसलिए हम जिंदे रहे। इसलिए मैं कांग्रेस को, बीजेपी को जानता हूँ। तो ये टेस्ट आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके भविष्य के लिए बीजेपी को छोड़िए। अगर कांग्रेस को ठीक न लगे तो 5 साल के बाद निकाल दीजिए उसको। ठीक बात है। ये अपील मैं करने वाला हूँ, और अपील हमारी, मेरे अपने आप को भरोसा, विश्वास है, और प्रजा में भरोसा है। हम दोनों को बीजेपी में भरोसा नहीं है, जो भरोसा की बात जो करते हैं। ठीक बात। इसलिए इस भरोसे से मैं कहूँगा कि लोग बीजेपी को निकालने के पूरे उसमें है, थोड़ा पुशअप करने की ज़रूरत है, तो वोट एंटी बीजेपी पूरे गिरेंगे, ऐसा मेरे को लगता है। आखिरी सवाल है, आपको क्या लगता है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कौन दोनों में है जो कि भारतीय जनता पार्टी से सीधे टक्कर ले रही है, और कौन उससे लड़ने की स्थिति में है? देखिए, आम आदमी पार्टी का तो मैं मतलब ही नहीं कहता, वो तो बीजेपी की मेहरबानी से कांग्रेस को निकालने के लिए। पर सर आप ऐसे नहीं खारिज कर सकते, 2 राज्यों में उनकी भी सरकार है और वो बड़ी मेहनत से चुनाव नहीं बनी है वो दोनों को। कैप्टन अमरिंदर सिंह होते पंजाब में, तो कहाँ सरकार होती है इनकी? कांग्रेस की सरकार होती है, और 5 राज्यसभा के एमपी कांग्रेस के होते। तो पॉलिटिकल कहीं ये पंजाब का एग्जाम्पल है।
ये नहीं करना चाहिए था। 6 महीने में कैबिनेट में क्या फर्क पड़ता, वो रहते तो जैसे भी थे तो इतने साल भी थे ना। लेकिन ये फिर ये आम आदमी पार्टी की देयर नो आइडियोलॉजी एट ऑल। नेगेटिव बात करने से कुछ नहीं होगा, मुफ्त देने से कुछ, मुफ्त कहाँ होता है? क्या पॉलिटिकल पार्टी लोग के लोग अपने पॉकेट में से देते हैं? क्या पार्टी देती है लोगों को? पब्लिक के पैसे इधर जाते हैं, सरकारी ट्रेजरी में जाते, ट्रेजरी डिस्ट्रीब्यूट करती है। मुफ्त कहाँ होता है? लोगों को आप ये बेवकूफ कह बनाने रहे का हैं कि धंधा। कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी से लड़ रही नहीं, है? सिर्फ बीजेपी को कांग्रेस ही पहुंच पाएगी लॉन्ग रन पर। वही भी रीजनल पार्टी जो भी है वो कांग्रेस से देने भाई इनको इकट्ठा होना पड़ेगा बीजेपी को अगर ब्रेक मारनी है तो। जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये हमारे साथ थे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला जी। हम आगे भी इस तरह के इंटरव्यूज़ और कार्यक्रम आप तक लाते रहेंगे। नमस्कार। ऐसी ही जनता से जुड़ी खबरें अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मीडिया आज़ाद होकर बिना किसी दबाव के काम करे, तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।